हाँ विद्यार्थियों, आगे का टॉपिक है ये बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन का अर्थ है ये बाष्प और उत्सर्जन, अर्थात जो जल की मात्रा, अभी मेरे पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जल की मात्रा विभिन्न तरीके से जड़ों के द्वारा पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं और पत्तियों तक जाती है, भोजन बनाते हैं पत्तियों में। तो जल की अधिक मात्रा होती है, पेड़ पौधे अपना उपयोग करने के बाद जल की अधिक मात्रा उसको बाष्प के रूप में उत्सर्जित करते हैं। परिभाषा में कहा जाएगा कि पौधे के वायवीय भाग से, वायवीय भाग माने जो हवा में है, जड़ के अलावा जो वायवीय भाग है उसे जल की अधिक मात्रा का बाष्प के रूप में उत्सर्जन बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पुनः रिपीट करूं, बाष्प जो अधिक मात्रा है जल बाष्प के रूप में पौधों के वायवीय भाग से ये जल का उत्सर्जन बाष्प के रूप में होता है और तो उसको बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन का प्रकार, ये बाष्पोत्सर्जन के 3 प्रकार से होता है। सबसे अधिक होता है रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन, ये लिखा हुआ है मैंने, रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन ये लगभग 50 से 97% होता है। 50 से 97% इससे होता है। और ये जो रंध्र पाए जाते हैं, पत्ती जो होती है, पत्ती की संरचना है, पत्ती की जो संरचना इस प्रकार से है। तो पत्ती के यहाँ पर ये होता है जो चित्र के द्वारा बताया, ये पृष्ठ सतह और ये अधर सतह। तो दोनों सतह पर ये रंध्र पाए जाते हैं। इसको रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं इसको, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और रंध्र के द्वारा ये 50 से 97% तक जल बाष्प के रूप में निकलता है, इसको रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों में पाया जाता है। और इसके बाद दूसरा उपत्वची। उपत्वची क्या है? मरुदविद पौधे होते हैं, जो मरुदविद पौधे, रेगिस्तानी पौधे, जो मरुदविद जीरोफाइट प्लांट। मरुदविद पौधों में क्या होता है, जल की हानि रोकने के लिए पत्ती की जो सतह है इस पर एक परत बन जाती, इसे कहते हैं उपत्वचा। उपत्वचा क्यूटिकल कहते हैं। उपत्वचा होती है और ये मोटी परत होती है, जल की हानि को रोकने के लिए ये इस प्रकार की है, एक अनुकूलन है। तो ये उपत्वची, ये मरुदविद पौधों की पत्तियों में पाया जाता। उपत्वचा रहती, क्यूटिकल रहती है और क्यूटिकल से बहुत कम जल की हानि होती है। ये होती है 3 से 10% लगभग, ऐसा रहता है इसमें। तीसरा है बातरंध्री। कुछ होते हैं काष्ठीय तने, काष्ठीय तने होते हैं या कुछ फल होते हैं। काष्ठीय तने या कुछ फल होते हैं, इनके भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जिसके द्वारा इसमें भी रंध्र पाए जाते हैं छोटे छोटे। इनमें केवल 0.1% ही बाष्पोत्सर्जन होता है। तो मैंने आपको बताया 3 प्रकार है इसके। रंध्री माने रंध्र के द्वारा जो पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, उसके द्वारा 50 से 52% है। उपत्वची है, मरुदविद पौधों के पत्तियों में कुछ विशेष प्रकार का अनुकूलन होता है, इसको क्यूटिकल उपत्वचा से ढकी रहती है। इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिससे 3 से 10% ही होता है। जबकि बातरंध्री होते हैं, काष्ठीय तने होते हैं और कुछ फल होते हैं, उनमें छोटे रंध्र होते हैं, जिसके द्वारा 0.1% ही जल की हानि होती है। तो ये हो गया प्रकार। प्रकार के बाद आगे वाला पॉइंट है ये रंध्री मेन अधिक है, रंध्र स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो ये रंध्री, इसमें रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन, रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन ये पत्तियों में पाए जाते हैं। तो इसके 3 प्रकार हैं। पहला पॉइंट है अधोरंध्रीय, दूसरा है उभयरंध्रीय और तीसरा है अधिरंध्रीय। अलग अलग इसके समझे पहले।
अधोरंध्री माने पत्ती के निचले सतह पर पाए जाते हैं। पत्ती के निचले सतह पर है। केवल ये अधो माने निचला सिरा होता है। अधो माने निचला। पत्ती का जैसे दो तरह की पत्तियां मैंने आपको बताई 11वीं क्लास में पहले। एक तो रहता है अधर और ये पृष्ठ। ऐसी पत्तियों को पृष्ठाधारी पत्ती कहते हैं और ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। जब एक बीजपत्री में पत्ती इस प्रकार से रहती, इसमें पृष्ठ और अधर अंतर नहीं रहता। ऐसी पत्ती को एक बीजपत्री में पाई जाती है और ये आइसोबाइलेटर कहते हैं। उसको कहते हैं डॉर्सिवेंट्रल द्विबीजपत्री में और एक बीजपत्री में आइसोबाइलेटर, दोनों तरफ समान होता है। तो ये अधोरंध्री माने नीचे वाले हिस्से में रंध्र अधिक पाए जाते हैं। इसको एपल प्रकार का कहते हैं। एक एक करके बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उभयरंध्री को सेव प्रकार का भी कहते हैं। सेव प्रकार का ये बाष्पोत्सर्जन है, एपल में पाया जाता है। और अधोरंध्री माने पत्ती के निचले सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। दूसरा है उभयरंध्री। ये हो गया। दूसरा है उभयरंध्री। उभयरंध्री माने इसको कहते हैं जई प्रकार। इसका एग्जाम्पल है जई। एक बीजपत्री पौधों में होता है, इसलिए इसको जई प्रकार कहते हैं। पत्ती के दोनों सतह पर, यहाँ भी और यहाँ भी, नीचे भी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। उभय माने दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ रंध्र पाए जाते हैं, समान रूप से वितरित रहते हैं, इसलिए इसको उभयरंध्री कहते हैं। आगे वाला पॉइंट है अधिरंध्री। अधि माने ऊपर। अधिरंध्री में क्या होता है, पत्ती के ऊपर सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, बाकी निचली पर नहीं पाए जाते। और यह इसीलिए इसमें जो परिवर्तन होता है वह बाष्पोत्सर्जन होता रहता है। तो अधोरंध्री, उभयरंध्री और अधिरंध्री ये कुमुदनी प्रकार का होता है। कुमुदनी जलीय पौधे हैं। जलीय पौधों में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। अधोरंध्री, उभयरंध्री और अधिरंध्री अलग अलग एपल प्रकार है, जई प्रकार है और कुमुदनी प्रकार है। और शब्दों में अधो माने नीचे, उभय माने दोनों परतों पर और अधि माने केवल ऊपरी परतों। इस प्रकार की व्यवस्था ये पाई जाती है रंध्री बाष्पोत्सर्जन में। आगे वाला टॉपिक रहेगा रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना किस प्रकार की होती है? रंध्र की संरचना पे आप देख सकेंगे, जिस चित्र मैंने बताता हूं इसको, दो वृक्क के आकार की संरचना होती है। ये इस प्रकार की संरचना इसमें रहती है। इस प्रकार की संरचना इसमें पाई जाती है। दो वृक्क होते हैं। किडनी के आकार का चित्र तो सही नहीं आ रहा, इसको और अच्छा बनाते हैं। थोड़ा ये सफाई का तो कपड़े से करते हैं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चित्र सही लगे सही रहे। प्रकार की संरचना है, इसमें पाई जाती है कोशिकाएं। ये इस प्रकार की संरचना इसमें पाई जाती है। ये द्वार कोशिकाएं, ये वाली क्या है, द्वार कोशिकाएं। और ये द्वार कोशिका की बाह्य परत है। कैसी पतली है। और ये वाली जो बनाई है, ये आंतरिक परत है।
ये मोटी है, मोटी परत है और ये पतली, बाहर वाली पतली ऊपर वाली मोटी कोशिकाएं पाई जाती। तो ये रंध्र है और ये वाला रंध्र है। इस प्रकार रंध्र की संरचना होती है। पत्तियों में रंध्र इस प्रकार का होता है, छिद्र होता है रंध्र, और ये द्वार कोशिकाएं इसको घेरे रहती है। ये बाहर वाली परत है, अंदर वाली परत है पतली है, ये मोटी वाली परत रहती है। इस प्रकार की संरचना रंध्र की पाई जाती है। अब है इसमें क्रिया विधि। क्रिया विधि क्या है, इसको कितना टाइम हो गया देखो, अभी तो चलेगा और चलेगा। तो क्रिया विधि क्या है, इसको इस चित्र के द्वारा क्रिया विधि भी समझ सकते हैं। क्रिया विधि क्या है, क्रिया विधि में ये जेडी सायरे, वैज्ञानिक का नाम है जेडी सायरे। जेडी सायरे ने बताया स्टार्च ग्लूकोज परिकल्पना। जेडी सायरे ने परिकल्पना बताई। तो ये जेडी सायरे ने स्टार्च और ये ग्लूकोज परिकल्पना बताई है। 1923 ईयर है इसका, 1923। तो इन्होंने बताया, इसको ध्यान से सुनेंगे कि दिन के समय, यह समझेंगे या इसको समझाने का प्रयास करता हूं। दिन के समय क्या होता है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसलिए CO2 की मात्रा कम हो जाती है। अतः इसके CO2 की मात्रा कम हो जाने से इसमें क्या होता है, स्टार्च है, यह जो स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाता है। स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाता है और इससे अम्लता की वजह अम्लता बढ़ती है और ये स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाता है। और ग्लूकोज क्या है, यहाँ पर आ जाता है। ग्लूकोज कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर द्वार कोशिकाओं में ग्लूकोज, क्यों पत्तियों में सब संरचना चल रही है तो ग्लूकोज यहाँ आ जाता है। और ये ग्लूकोज की मात्रा है, ये ग्लूकोज, जैसे ही ग्लूकोज यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पर जो जल की मात्रा है वो इसमें घुलेगी, 1 बिलियन बन जाएगा। यहाँ पर 1 बिलियन बन जाएगा और जल की मात्रा यहाँ से पास वाली कोशिकाओं से जल अंदर प्रवेश करता है। जो द्वार कोशिकाओं के पास कोशिकाएं, वहां से जल अंदर प्रवेश करता है, जिससे स्फीत अवस्था आती है। ये द्वार कोशिकाएं फूलती हैं। द्वार कोशिकाएं फूलने से जो बाहर वाली परत है, ये वाली बाहर वाली परत है, दोनों ये बाहर की ओर गति करती है और ये ज्यादा गति करती है पतली, इसलिए मोटी वाली भी गति करती है और पर्णरंध्र खुल जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन होता है। पुनः रिपीट करूं, दिन के समय क्या होता है, CO2 की मात्रा कम होने से स्टार्च ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज जल में घुलनशील होता है, जल पास वाली कोशिकाओं से आता है, इसीलिए यहाँ पर सांद्रता बढ़ती है। और सांद्रता बढ़ने से क्या होता है, जो परासरण वाला अंतःपरासरण क्या है, अंतःपरासरण से ये जल यहाँ प्रवेश करता है और यहाँ पर विलीन की मात्रा बढ़ने से द्वार कोशिकाओं की बाह्य परत दोनों बाहरी ओर चलती है और अंदर वाली भी बाहरी ओर चलती है, जिससे पर्णरंध्र खुल जाते हैं। और दिन के समय पर्णरंध्र खुलने से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। नाइट के समय क्या होगा, जस्ट रात के समय क्या होगा, रात के समय क्या होगा, CO2 की मात्रा अधिक होगी। क्यों, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, इसलिए CO2 की मात्रा कम होगी। अतः ऐसी स्थिति में क्या होगा, ग्लूकोज किसमें बदल जाएगा, स्टार्च में। पुनः ग्लूकोज स्टार्च में बदल जाएगा और स्टार्च जो है जल में अघुलनशील है। जल में क्या है, अघुलनशील है, अघुलनशील है, जल में अघुलनशील है। अतः जल जो भी आया था
जल जो भी इसमें आया था, शीत अवस्था हुई थी, इसको चित्र के द्वारा और बता दे रहे हैं तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसको यहाँ बना दे रहे हैं, देखो छोटा सा चित्र बना दें इसको। ये वाली बाहर की तरफ हो जाएगी और ये भी जो बाहर वाली परत अंदर की ओर, ये भी अंदर की ओर जाएगी, ये भी जाएंगे। इस प्रकार से पर्णरंध्र बंद हो जाएगा और रात्र के समय ये वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। अतः ये जेडी सायरे द्वारा 1923 में बताई स्टार्च ग्लूकोज परिकल्पना क्रिया विधि में ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और दूसरा एक और है उसमें परिकल्पना, स्टीवर्ड की परिकल्पना। स्टीवर्ड की ये पहला प्रकार था, ये क्रिया विधि में पहला प्रकार जेडी सायरे का स्टार्च ग्लूकोज परिकल्पना। और आगे वाला दूसरा है इसमें दूसरी जेडी सायरे की स्टार्च परिकल्पना। स्टीवर्ड दूसरे प्रकार की है स्टीवर्ड परिकल्पना। स्टीवर्ड परिकल्पना ने भी ये जेडी सायरे की परिकल्पना को बढ़ावा दिया और इसमें इन्होंने जो सांद्रता है उसको ये ग्लूकोज और ये स्टार्च के द्वारा ही मात्रा को अम्लीयता और ये अम्ल की कम और अधिक मात्रा पर ही निर्भर इन्होंने बढ़ाया और इसी के आधार पर उन्होंने इसकी मात्रा को बताया। तो ये स्टीवर्ड परिकल्पना भी इसको आगे बढ़ाया है, ग्लूकोज और ये परिकल्पना वाली को किया है। आगे वाला पॉइंट है तीसरा है पोटेशियम के सक्रिय परिकल्पना। तीसरी है पोटेशियम सक्रिय परिकल्पना या स्थानांतरण के सक्रिय स्थानांतरण परिकल्पना है। इसमें इन्होंने क्या बताया, के आयन और एच आयन। के आयन तो बाहर जाते हैं और एच आयन अंदर जाते हैं। ये जो मैंने बता रहा था, ये ग्लूकोज और उसके निर्माण के समय और द्वार कोशिकाओं में इसके बढ़ने से इसमें परिवर्तन होता है और अम्लीयता बढ़ती, जिससे यह परिवर्तन होता है और वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। आगे वाला इसमें टॉपिक रहेगा क्रिया विधि के बाद है कारक वाला टॉपिक चलेगा। अब कारक क्या है, कारक दो प्रकार में बांटा गया है। कारक को यहाँ बताता हूं उसको। पहला तो बाह्य कारक है। बाह्य कारक में क्या है, इसमें पहला पॉइंट है प्रकाश। मैंने बताया प्रकाश के समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है और CO2 की मात्रा कम होती है, अम्लीयता कम होती है। तो ये प्रकाश के द्वारा ये वाष्पोत्सर्जन की मात्रा अधिक होती है। प्रकाश होगा तो प्रकाश की मात्रा मिलेगी तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। इसके बाद है प्रकाश के बाद वायु। दूसरा पॉइंट है वायु तेज चलेगी तो क्या होगा, वायु तेज चलने से पत्ती के संपर्क में, अब बना दे रहा हूं पुनः रिपीट सेंटेंस। ये पत्ती बनी है, ये पत्ती, तो पत्ती के संपर्क में हवा आएगी, हवा चलेगी और ये संपर्क में आते आते आगे चलेगी। तो संपर्क में आते आते हवा क्या करेगी, इसको यूं करके बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पत्ती है और इसके संपर्क में हवा, गर्म वायु पत्ती के संपर्क में आएगी और यहाँ पर नमी जो वायु की बूंद वाष्प के रूप में है वह यहाँ से हट जाएगी, वाष्प बन जाएगा और दूसरी बूंद स्थान ले लेगी। इसलिए तेज हवा चलती रहेगी तो वाष्पोत्सर्जन अधिक रहेगा। आगे वाला पॉइंट है तापक्रम। गर्मी बढ़ने से क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से पत्ती को जो गर्मी रहेगी तो उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है। और इसके बाद है मृदा में प्राप्त जल।
मृदा में प्राप्त जल की मात्रा क्या है? मृदा में जो प्राप्त जल की मात्रा है, जल की मात्रा अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, पत्तियों के द्वारा जाएगा, जल की मात्रा अधिक है, और उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जल का प्रयोग होगा। इसके बाद जो बचेगा वह, क्योंकि जल की मात्रा सॉइल में अधिक है इसलिए अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा। तो ये वायु कारक 4 है। वायु कारक 4 है। पहला प्रकाश, वायु और तापक्रम और मृदा में प्राप्त जल। इसके बाद आंतरिक कारक, इसके बाद आंतरिक कारक है। आंतरिक कारक में होता है पत्ती की संरचना। आंतरिक माने पत्ती की संरचना जो किस प्रकार की है। पत्ती की संरचना छोटी पत्ती है या छोटी पत्ती है या बड़ी पत्ती, उसके आधार पर डिपेंड करता है। जो बड़ी पत्ती होगी तो पर्णरंध्र की मात्रा अधिक होगी और जल की हानि अधिक होगी, छोटी पत्ती होगी तो कम जल की हानि होगी। तो आंतरिक रचना में पत्ती की संरचना प्रभावित होती है। आगे वाला पॉइंट है मूल प्ररोह अनुपात। मूल माने जड़ और तने का जो निश्चित अनुपात होता है उसके द्वारा भी जड़ अवशोषित करती जल को, और पत्तियों तने वाले हिस्सा जो अधिक मात्रा होगी, अधिक आकार होगा तो जल की हानि अधिक होगी। आगे वाला पॉइंट है पत्ती का दिक् विन्यास। पत्ती का दिक् विन्यास क्या है, मैं आपको पहले बताया था। द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती इस प्रकार की होती है। ये होता है अधर सतह, ये होता है पृष्ठ सतह। तो जब सूर्य का प्रकाश इस पर समकोण पर पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा अधिक होगी। एक बीजपत्री में क्या होता है, पत्तियां इस प्रकार की होती है समद्व पार्श्विक, मैं बता चुका हूँ, आइसोबाइलेटरल होती है। इसमें सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता, इसलिए उसमें वाष्पोत्सर्जन कम होगा। तो ये दिक् विन्यास है पत्ती का, इस प्रकार की संरचना वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। आगे वाला पॉइंट है महत्व। वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, यहाँ पर थोड़ा रिपीट करूं। पाँच मिनट हो गए अभी तो बनाओ सर, है? बनाओ। अभी तो महत्व 2 पॉइंट। महत्व क्या है, यह आवश्यक बुराई है। वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, माने नेसेसरी इविल है, आवश्यक दुर्गुण है। वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है, माने आवश्यक तो है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन होगा तो पेड़ पौधे जल के द्वारा जल अवशोषित करेंगे। और बुराई इसलिए है कि इसमें जल की हानि होगी। आवश्यक है क्योंकि जल का अवशोषण होगा, जल खनिज लवण और इनका अवशोषण होगा। और बुराई इसलिए है कि जल की हानि होगी, इसलिए यह आवश्यक दुर्गुण। कुछ समय परीक्षा में इस प्रकार से कभी कभी आता है कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक दुर्गुण है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आवश्यक इसलिए है कि जल वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जनाकर्षण खिंचाव होगा। जो मैंने आपको पहले चैप्टर बता दिया, डिक्सन और जॉली ने सिद्धांत बताया था, वाष्पोत्सर्जनाकर्षण सिद्धांत, आसंजन सिद्धांत। इसमें जल अवशोषित होता है और इसके साथ खनिज लवण पहुंच जाते हैं। और जब बुराई इसलिए जल की हानि होती है, इसलिए यह आवश्यक भी है। ये पेड़ पौधों के लिए महत्व है। तापक्रम में कमी आती है। आगे वाला पॉइंट 2 और पॉइंट बचे हैं इसमें। एक पॉइंट है बिंदुस्राव और एक है रसस्राव। शॉर्ट नोट का दोनों टॉपिक है। बिंदुस्राव गटेशन कहते हैं इसको। बिंदुस्राव क्या है, टमाटर, नाइट्रीशियम पीपल, अरबी और ब्रायोफिल्म, इनकी पत्तियों से जल बूंद बूंद के रूप में सुबह बाहर गिरता है। जल बूंद बूंद के रूप में बाहर निकलता है, इसको बिंदुस्राव कहते हैं। बिंदुस्राव की क्रिया क्या है, पत्ती के मार्जिन पर, पत्ती के जो सिराएं होती हैं, पत्ती की जो सिराएं हैं, सिराओं के अंत में, पत्ती की सिराओं के अंत में, मेन पॉइंट है, अंत में क्या पाए जाते हैं, जल रंध्र पाए जाते हैं। जल पत्ती की जो सिरा होती है, मैंने बता चुका, पत्ती की जो ये सिराएं जा रही है, सिराएं जा रही है, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर पत्ती के सिराओं के अंत में जल रंध्र पाए जाते हैं और आगे जाकर के ये जल छिद्र में खुलता है और जल छिद्र के रूप में खुलता है। और यहाँ पर जल रंध्र में एपिथेम कोशिका, मृदुता कोशिकाओं का समूह पाया जाता है।
एपिथेम कोशिकाएं इनको कहते हैं। एपिथेम शब्द याद रखना पड़ेगा इसमें, एपिथेम कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। यहाँ पर जो जल की मात्रा होती है वह इसमें जल से एपिथेम में मृत कोशिकाएं मर जाती है और जल रंध्र के द्वारा धीरे धीरे बाहर निकलती है। जल की अधिक मात्रा होती है, इसमें शुद्ध जल नहीं होता, विभिन्न प्रकार के साल्ट भी इसमें पाए जाते हैं। ये है बिंदु स्राव, ये एक बीजपत्री पौधों में, घास में, नाइट्रीसियम में, टमाटर में पाया जाता है। आगे वाला पॉइंट है रस स्राव, हो गया वो 20 मिनट होने वाले हैं, क्लास खत्म कर दो। आगे वाला टॉपिक और है, लास्ट टॉपिक और है रस स्राव। रस स्राव इसे कहते हैं ब्रीडिंग। रस स्राव क्या है? ये रबर शीरी पौधों में, रबर शीरी पौधों में, रबर शीरी पौधों में ये जब कट लग जाता है पौधे के अंग, पौधे के अंग माने भाग, भाग में कट जाने से, कट जाने से या काटने से द्रव पदार्थ बाहर निकलता है और इसको ही रस स्राव कहते हैं। इसका उपयोग रहता है हींग बनाने में, और ये रबर इसी प्रकार से प्राप्त की जाती है। ये आवश्यक है, ये रबर शीरी पौधों में रस स्राव और सामान्य पौधों के लिए छोटे से बिंदु स्राव। इस प्रकार से ये वास्तोत्सर्जन वाला ये टॉपिक पूरा होता है। क्वेश्चन भी आवश्यक द्रव्यगुण है, क्वेश्चन भी इसमें मुख्य बनता है। आवश्यक द्रव्यगुण क्या है? आवश्यक द्रव्यगुण है, और ये क्रियाविधि, क्रियाविधि में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कारक अधिकांशतः ये पाए जाते हैं, और इसमें रंध्र के प्रकार हो जाते हैं, तो ये छोटे पूरे क्वेश्चन बन जाते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर पूरा होता है। धन्यवाद।